शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे और वाक्य में वाक्य की भेद, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अवयव, वाक्य के अंग, ये सब चीज देख लिए थे। और वाक्यों में अब जो अशुद्धियां होती है, अर्थात वाक्य को कैसे ठीक करें, वाक्य को कैसे शुद्ध करें, इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो वाक्य में जो त्रुटियां होती है, वाक्य के गठन में कितने प्रकार की अशुद्धियां होती है, उसको पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि। तो वाक्य के गठन में होने वाली जो अशुद्धियां होती हैं, वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियां, ये देखना है। तो वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियां, वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियां हम लोग देखेंगे। और ये कितने प्रकार की होती हैं वो हम देख चुके थे। और आज इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद क्रम संबंधी दोष। नंबर 1 देखिए, पद क्रम संबंधी, पद क्रम संबंधी दोष। और पद क्रम संबंधी दोष क्या होता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए, पद क्रम संबंधी दोष में मूल बातों को यह समझिए कि पद का जो क्रम होता है वो क्रम कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है कर्ता। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कर्ता है। कर्ता के बाद क्या होती है, कर्म होती है। कर्म के बाद क्या होती है, क्रिया होती है। ये होता है क्रम इसका। अगर ये क्रम टूटता है, अगर ये क्रम टूट गया तो ये पद क्रम संबंधी दोष कहलाएगा। अगर कर्ता के बाद पहले क्रिया आ गई, या पहले विशेषण आ गया, पहले अव्यय आ गया, ठीक है, तो वो पदक्रम संबंधी दोष क्या होता है, टूट जाता है। और जब ये पदक्रम संबंधी दोष टूट जाता है पदक्रम, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां होती है वो पदक्रम संबंधी दोष कहलाती है। आप लोग को ये चीजें उदाहरण से ही समझ में आएगी। जैसे उदाहरण बहुत सारे लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण में एक में लिखे कि बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ। इसको पहले अशुद्ध लिखते हैं, फिर इसको शुद्ध करते हैं। नंबर 1, बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ। बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ, ठीक है। अब देखिए ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बच्चों को काट कर गाजर नहीं खिलाना है, बल्कि गाजर को काट कर बच्चों को खिलाना है। तो अगर इस प्रकार की कोई अशुद्धियां होती है कि बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ, तो ये गलत हो गया। कैसा हो गया, ये गलत हो गया। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप हो जाएगा इसको कि बच्चों को गाजर काट कर खिलाओ, काट कर खिलाओ। बच्चों को गाजर काट कर खिलाओ, ये वाक्य हो गया शुद्ध। अब देखिए, पहली वाक्य जो हम लोग लिखे थे, इसमें दोष क्या था कि बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ। अब ये काटने की जो क्रिया हो रही है, वो किसको काटने की क्रिया हो रही है, बच्चे को। और बच्चे क्या थे, इसमें कर्ता थे। तो यहाँ पे कर्ता के बाद क्रिया आ गई, लेकिन कर्म, कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, कर्म। और काटना किसको था, गाजर को था। तो गाजर क्या था, यहाँ पे कर्म था। तो कर्म को ना काट कर बल्कि कर्ता को ही काटने लगे। कर्म का विस्तारक करने के स्थान पर हम लोग क्या किए, कर्ता का विस्तारक कर दिए। तो वो नहीं होगा। तो बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ, ये नहीं, बच्चों को गाजर काट के खिलाओ। पहले कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक, और अंत में क्रिया। ये होती है पदक्रम संबंधी। अगर पद क्रम गड़बड़ाया, जैसे बच्चों को गाजर काट के खिलाओ लिखते तो सही होता, क्योंकि बच्चा हो गया इसमें कर्ता, गाजर हो गया कर्म, और खिलाओ हो गया क्रिया। लेकिन यहाँ गाजर काट कर खिलाओ, तो इसका फल किस पर पड़ रहा था, इसका फल पड़ रहा था बच्चे पर। लेकिन इसका काटना किस पर फल पड़ता, कर्म पर। तो कर्म पर फल ना पड़ा था, इसलिए पहला वाक्य क्या हो गया था, पहला वाक्य हो गया था शुद्ध। इनको शुद्ध किए तो बच्चे को गाजर काट के खिलाओ, ये हो गया शुद्ध वाक्य। आई बात समझ में? चलिए और उदाहरण देखिए। नंबर 2, स्वामी दयानंद का देश आभारी, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। अब ये बताइए ये कैसा वाक्य है, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, या स्वामी दयानंद या देश स्वामी का दयानंद का आभारी रहेगा, क्या होगा? ये वाक्य है कैसा,
गलत। सही क्या हो जाएगा? सही इसका हो जाएगा कि देश स्वामी दयानंद का देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ये हुआ अब सही। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ाया कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। अरे देश आभारी रहेगा, ठीक है, स्वामी दयानंद का, तो स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा तो कर्म पर पहले आ गया, पहले क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा कि देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, हमारा देश जो भारत है वो स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। तो यहाँ पे कर्म पहले कर दिया, फिर लाया कर्ता को और फिर लाया क्रिया को, तो वो नहीं होकर देश जो है कर्ता पहले होगा, फिर स्वामी दयानंद जो है वो कर्म हो गए तो वो पहले रहेंगे, और आभारी रहेगा ये कर्म का विस्तारक हो गया और रहेगा यहाँ पे ये हो गया क्रिया। तो देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ये वाक्य था सही और ऊपर वाला वाक्य था गलत। और उदाहरण लिखिए नंबर 3। वास्तव में तुम चतुर हो। वास्तव में तुम चतुर हो, इस वाक्य को देखिए। वास्तव में तुम चतुर हो सही है, गलत है। क्या गलत है? तुम वास्तव में चतुर हो, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया गलत। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तुम वास्तव में चतुर हो, इसी को बोलते हैं तुम वास्तव में चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो, ये हुआ सही। इसी को बोलते हैं पदक्रम संबंधी दोष। समझ गए? और एक दो उदाहरण लिख लीजिए। देखिए उप योजना मंत्री आज आएगा। उप योजना मंत्री आज आएंगे, लिखिए उप योजना मंत्री आज आएंगे। इसको सही कीजिए, यह सही है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा ये वाक्य आप लोग को, सही कीजिए इसको। नहीं नहीं गलत है, सही है ही नहीं, ये गलत है, इसको सही करना है। सही है, गलत है। क्या है? गलत है। योजना उप नहीं होती है, योजना योजना होती है, मंत्री उप होता है। ठीक है, उप योजना मंत्री नहीं, योजना उप मंत्री होगा। क्या हो जाएगा? योजना तो योजना एक ही होती है, योजना में उप आप कुछ नहीं होता है, वो स्पष्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा योजना उप मंत्री। क्या हो जाएगा? योजना उप मंत्री आज आएंगे। आज आएंगे, अब ये हुआ सही। ठीक है, योजना उप नहीं होती है, योजना योजना होती है, उसमें कुछ उप आप नहीं होता है। तो उप योजना मंत्री आज आएंगे गलत है, योजना उप मंत्री आज आएंगे होगा। ठीक है, योजना योजना होती है। ये पदक्रम गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि उप होना चाहिए था मंत्री के साथ, ये लग गया योजना के साथ, ये गड़बड़ा गया। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है, इस प्रकार की जो गलतियां होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग पदक्रम संबंधी दोष। एक उदाहरण और लिख लीजिए नंबर 5 लिखिए। एक भोजन की थाली लाओ। एक भोजन की थाली लाओ। सही है, एक भोजन की थाली लाओ। क्या होगा सही? सही होगा भोजन की एक थाली लाओ। ये क्या है? गलत वाक्य है। सही क्या हो जाएगा? भोजन की एक थाली लाओ, ये हुआ सही। भोजन की एक थाली लाओ, ये क्या हो गया? ये हो गया सही। ठीक है, एक भोजन की थाली लाओ ये गलत हो गया, बल्कि भोजन की एक थाली लाओ ये हुआ सही। अब समझ में आ गया कि पदक्रम संबंधी दोष क्या होता है। हाँ, इसी को बोलते हैं पदक्रम संबंधी दोष। 5 उदाहरण आप लोग को करवा दिए, काफी है ना कि और करा दें? काफी है, चलो
अब इसके बाद दूसरा दोष देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, पदक्रम संबंधी दोष। तो पदक्रम संबंधी दोष के बाद दूसरा दोष क्या था, दूसरा दोष होगा पुनरावृत्ति दोष। नंबर 2 क्या था, पुनरावृत्ति दोष। पुनरावृत्ति दोष, पुनरावृत्ति दोष को हम लोग पुनः उक्ति दोष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको पुनः उक्ति दोष भी कहते हैं। पुनः उक्ति दोष भी इसको कहते हैं। मतलब उक्ति मतलब कथन, एक ही कथन अगर 2 बार आ जाता हो तो वह पुनः उक्ति दोष कहलाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, वाक्य में एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्द आ जाते हैं। तो वाक्य में जब एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्द आ जाते हैं तो वो कहलाता है पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष। कभी, अरे परिभाषा क्या होगा इसकी, समझो कि कभी कभी वाक्य में एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्द आ जाते हैं, जो दोनों शब्दों का अर्थ एक होता है। अगर एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्द आ जाएंगे तो वो कहलाएंगे पुनरावृत्ति दोष। ठीक है। अब जैसे उदाहरण से समझ जाइए इसका, उदाहरण से यानी कि एक ही अर्थ देने वाला 2 शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे लिखिए, जैसे सही समझ में आएगा, परिभाषा से ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। जैसे वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। एक वाक्य लिखिए, वह प्रातःकाल के समय, वह प्रातःकाल के समय क्या करता है, घूमने जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। इसमें पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष है, इसको ठीक कीजिए। अरे गलत है, ये गलत है। अब कैसे गलत है, तो पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए और एक ही समान अर्थ को दे तो वो गलत हो जाता है। जैसे देखो, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, अगर इस वाक्य को देखो तो समझ में आ जाएगा। काल किसको बोलते हैं, समय को बोलते हैं। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। जब काल ही भी लगा तो समय फिर क्यों लगा, एक ही लगना चाहिए था ना। काल भी और समय भी नहीं, ये दोनों गलत है, दोनों में से एक लगेगा। तो वह प्रातः काल के समय, वो प्रातः काल घूमने जाता हो जाता है। ये काल भी जब लगा, और काल का मतलब भी समय होता है, और समय को काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्यों, ये पुनरावृत्ति दोष हो गया। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, वह प्रातः काल घूमने जाता है। सही क्या हो जाएगा, वह प्रातः काल घूमने जाता है, ये हुआ सही। आई बात समझ में, इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष। और उदाहरण लिखिए। नंबर 2, रविवार, रविवार के दिन, रविवार के दिन अवकाश रहता है। रविवार के दिन अवकाश रहता है, वाक्य सही है ना। रविवार के दिन अवकाश रहता है, छुट्टी तो होती है ना आप लोगों की, हम भी छुट्टी करते हैं, अगर कोई ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी छुट्टियाँ होती है। तो ये सही है या गलत है, सही है तो ठीक कीजिए, गलत है तो सही कीजिए उसको, असही है तो सही है, देख लीजिए अपने अनुसार। एक नंबर के गधे हो तुम लोग, और कोई बात नहीं है। क्या बोला था, पुनरावृत्ति दोष। अब बार बोलते हैं दिन को, तो दिन भी और बार भी, बार मतलब दिन ही होता है। रविवार को अवकाश रहता है, होगा बार और दिन नहीं, तो क्या बन जाएगा ये, रविवार को या रविवार
को अवकाश, रविवार को अवकाश रहता है। ये क्या हुआ, ये हो गया सही, ये गलत था। और देखो अगर इसी को बनाओगे तो क्या बन जाएगा, रवि के दिन अवकाश रहता है। ये दोनों वाक्य सही है। बार नहीं लगाएंगे तो दिन लगाएंगे, और बार लगाएंगे तो दिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बार का मतलब दिन होता है। तो रविवार को अवकाश रहता है या रवि के दिन अवकाश रहता है, ये दोनों वाक्य क्या है, ये दोनों वाक्य सही है। ठीक है, ये दोनों वाक्य सही है। इसमें और उदाहरण लिखिए, क्योंकि आप लोग का खोपड़ी जो है ना सही जगह पर अभी नियंत्रित नहीं है। उदाहरण नंबर 3 लिखिए। मेरी पूजनीय माताजी, मेरी पूजनीय माताजी, बस इतना ही वाक्य है। सही है या गलत है इसको देखिए। मेरी पूजनीय माताजी, ये सही वाक्य है या गलत है? अगर गलत है तो सही कीजिए, और सही है तो छोड़ दीजिए। क्या है, सही है? अबे गलत है, गलत है। क्या होगा सही इसका? इसका सही या तो होगा मेरी पूज्य माताजी, मेरे पूज्य माताजी, ये हुआ सही। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखिएगा तो इसको सही रूप में और बता सकते हैं। जैसे मेरी पूजनीय माताजी, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा कि मेरी पूज्य माताजी। अगर नहीं, अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है, हमको पूजनीय पूजनीय ही लिखते हैं, तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, इसी का दूसरा बना देते हैं। क्या हो जाएगा इसी का एक ठो और सही वाला? क्या हो जाएगा इसका सही वाला वाक्य? हो जाएगा मेरी पूजनीय माताजी। पूजनीय, पूज्य नहीं, पूजनीय नहीं होता। पूज्य होगा तो माताजी हो जाएगा, और पूजनीय होता तो मेरी पूजनीय माताजी। ये हुआ सही। ये क्या हुआ, ये सही। ये दोनों वाक्य सही है, ऊपर वाला गलत है। पूज्यनीय नहीं, पूजनीय। ठीक है, पूज्य पिताजी नहीं, पूज पिताजी। ठीक है, तो मेरी पूजनीय माताजी वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या हुआ कि मेरी पूज माताजी, मेरी पूज्य माताजी, या फिर मेरी पूजनीय माताजी। वर्तनी संबंधी दोष भी आ गया। यहाँ पे संयुक्त है और यहाँ पे संयुक्त नहीं है, थोड़ा इसको भी देखा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की भी जो दोष होती है वो कहलाती है पुनरावृत्ति दोष। और उदाहरण लिखिए इसके, कि आप लोग वैशाख नंदन है। लिखिए, वह वापस लौट आया। नंबर 4, वह वापस लौट आया। वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध कीजिए, इसको शुद्ध कीजिए। वह वापस लौट आया, इसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, एक तो शुद्ध ये हो जाएगा कि वह लौट आया। वापस भी और लौट भी एक शब्द होगा, वह, क्योंकि पुनरावृत्ति दोष है। वापस का मतलब भी समान होता है, लौटना का मतलब भी समान। तो वह वापस आया, या वह लौट आया, ये भी सही है। वह लौट आया सही हो जाएगा, या वह वापस आया। ये दोनों में से एक लगाइएगा, दोनों लगाइएगा तो हो जाएगा अशुद्ध। और बनाइए। आप लोग बोलते हैं ना इसके बाद फिर क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, वाक्य ही गलत है। इसके बाद फिर, इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वाक्य गलत हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये वाक्य जो हो गया गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद या फिर दोनों में से एक लगाएगा, तो दोनों एक में से क्या, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, ये सही हो जाएगा। या इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ।
ये दोनों वाक्य शुद्ध हुआ। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष। जब एक ही शब्द बार बार आए और एक ही शब्द दो बार आ जाएं और दोनों का अर्थ अगर समान हो तो वह पुनः उक्ति दोष या पुनरावृत्ति दोष कहलाती है। और उदाहरण लिखिए, कितना उदाहरण हुआ इसमें इसका जी? 3 इधर, 2 यहाँ, 5। और लिखिए नंबर 6 में लिखिए नंबर 6 में लिखिए आप लोग, भारत सदियों बाद गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। थोड़ा बड़ा वाक्य है। भारत सदियों बाद, भारत सदियों बाद गुलामी की दास्ता, भारत सदियों बाद गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, से मुक्त हुआ। ये वाक्य जो है प्रभु ये है अशुद्ध, इसको शुद्ध कीजिए। भारत सदियों बाद गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, इसमें कहाँ गड़बड़ी है इसको ठीक कीजिए और जल्दी ठीक कीजिए, लेट मत क्या कीजिए, फटाफट लिखते हैं और आंसर होना चाहिए। सही क्या हो जाएगा? सही होगा कि भारत सदियों बाद, सही क्या होगा? भारत सदियों बाद, भारत सदियों बाद गुलामी से मुक्त हुआ। भारत सदियों बाद गुलामी से मुक्त हुआ। क्यों ऐसा सही होगा ये? इसलिए कि गुलामी भी और दास्ता भी दोनों में से एक लगाइए। तो भारत सदियों बाद गुलामी से मुक्त हुआ या भारत सदियों बाद, भारत सदियों बाद दास्ता से मुक्त हुआ, दास्ता से मुक्त हुआ। दोनों में से एक, एक ही शब्द दो बार नहीं, दोनों में से एक लगेगा, ये भी सही है। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष या पुनः उक्ति दोष। 5 उदाहरण आप लोग को हम बता दिए हैं। और उदाहरण बता दें क्या? एक उदाहरण होता है ना कि सारे देश भर में यह बात फैल गई, तो सारे देश भर में यह बात फैल गई या सारे देश में यह बात फैल गई। जब सारे हो गए तो फिर देश भर क्यों लगा? एक ही शब्द दो बार नहीं। अगर एक ही शब्द दो बार आ रहा हो, एक ही समान शब्द आ रहा है जो एक ही अर्थ देता हो, तो उसको पुनरावृत्ति दोष बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ गई होगी कि पुनरावृत्ति दोष क्या होती है और पदक्रम संबंधी दोष होती है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दोष पर। तीसरा दोष क्या था? तीसरा दोष था आप लोग का बर्तनी दोष। तीसरा दोष क्या था? बर्तनी दोष। तीसरा दोष क्या हो था आप लोग का? बर्तनी दोष। तो बर्तनी दोष पर चलिए। नंबर 3, नंबर 3 था बर्तनी दोष। बर्तनी दोष का मतलब होता है कि जहां अगर किसी वाक्य में आप बर्तनी में गड़बड़ी कर दिए हैं, लिखने में गड़बड़ी कर दिए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो वो बर्तनी संबंधी दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, ऐसे इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अशुद्ध शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो वो बर्तनी संबंधी दोष कहलाती है। जैसे जैसे समझिए, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे अब परिभाषा इसकी क्या लिखा है? अगर वाक्यों का शुद्ध प्रयोग या शब्दों को शुद्ध रूप से ना लिखा जाए तो वो क्या कहलाती है? बर्तनी संबंधी दोष। एक दो उदाहरण दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण लिखे कि मैं अनेकों बार, अनेकों बार वाराणसी गया हूं। वाराणसी गया हूं। मैं अनेकों बार वाराणसी गया हूं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि मैं अनेक बार, अब देखो अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। अनेक एक अव्यय है, ठीक है, इसका वचन नहीं बदलेगा। तो सही क्या हो जाएगा कि मैं
अनेक बार, मैं अनेक बार वाराणसी गया हूँ। मैं अनेक बार वाराणसी गया हूँ। ये होगा शुद्ध। यहाँ पे देखिए अनेकों जो था इसमें गड़बड़ी थी, क्योंकि अनेक का अनेकों लिख दिए, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो वर्तनी संबंधी दोष थी। दूसरा उदाहरण इसका लिखिए, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी को दंड, निरपराधी को दंड निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे गलती है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, यहाँ भी वर्तनी संबंधी दोष है। शुद्ध क्या हो जाएगा कि निरपराध, निरपराध। ठीक है, जो अपराध करता है उसको निरपराध बोलते हैं, अर्थात बिना अपराध के। तो निरपराध को दंड, यहाँ पे गलती थी, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर वाक्य लिखने में शब्दों में किसी प्रकार की त्रुटि आ गई हो तो वो कहलाती है वर्तनी दोष, और ये सामान्य था, इसके लिए अधिक उदाहरण की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। इसके बाद जो चौथा था, चौथा दोष जो आज हम लोग कल हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, वो चौथा त्रुटि क्या, पढ़ना तो सबको है, इसलिए चौथी प्रकार की जो त्रुटि थी वो कौन सी थी। चौथी प्रकार की जो त्रुटि होगी वो मेरे ख्याल से होगा अनुचित शब्द प्रयोग दोष। अनुचित शब्द प्रयोग जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अनुचित शब्द प्रयोग दोष जो होती है उसको बोलते हैं कितना नंबर, तीसरा हो गया ना, चौथा पर चलिए। चौथा क्या था, अनुचित शब्द प्रयोग दोष। उचित शब्द का प्रयोग ना करके अनुचित शब्द का प्रयोग कर दिया, अनुचित शब्द प्रयोग दोष। अनुचित शब्द प्रयोग दोष ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़ा मोस्ट है और इसको थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न क्या होंगे, यहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। अनुचित शब्द प्रयोग दोष। लिखिए अनुचित शब्द प्रयोग दोष, जब शब्दकोश में जो शब्द होते हैं उसका सही रूप से प्रयोग अगर शब्दों का गलत जगह रखा जाए तो अनावश्यक हो जाता है और वह अनुचित शब्द प्रयोग होता है। इसको उदाहरण से ही समझ में आएगा, क्योंकि उस उदाहरण के बिना समझ में ये नहीं आएगा। देखिए जैसे 5-6 उदाहरण लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा इसमें कैसे गलती है। जैसे एक वाक्य लिखे, हस्ताक्षर बना दीजिए। हस्ताक्षर बना दीजिए, हस्ताक्षर बना दीजिए। हस्ताक्षर बना दीजिए अगर वाक्य हम लिखे तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत वाक्य। हस्ताक्षर बना दीजिए क्या है, ये गलत वाक्य है। सही क्या होगा कि बना दीजिए नहीं, हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या होता है, हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, ये हुआ इसका शुद्ध रूप। यहाँ पे बना जो है वो अनुचित शब्द प्रयोग है, बनाना नहीं होता है, करना। हस्ताक्षर किया जाता है, हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता है। एक दोष हो गया। दूसरा देखिए दूसरा अगर लिखे कि सीता राम की स्त्री थी या स्त्री है, सीता राम की स्त्री है, ये तो सही लग रहा है ना, ये गलती है इसमें। सीताराम की स्त्री है, बिल्कुल सही है, रावण से की थोड़ी थी। माता सीता का विवाह तो राम के साथ ही हुआ था ना, तो गलती तो नहीं है। गलती है क्या, स्त्री, बिल्कुल स्त्री थी नहीं, सीता राम की पत्नी थी। क्या हो जाएगा, सीता राम की पत्नी थी, राम की पत्नी थी, पत्नी है, ये हुआ सही। आ गई बात। यहाँ पे
बना शब्द जो के कारण अनुचित शब्द प्रयोग हो गया, यहाँ स्त्री के कारण अनुचित प्रयोग हो गया। और लिखिए नंबर 3, उदाहरण लिखिए ज्यादा इसमें। बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक एक क्या है? शस्त्र है। बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक एक शस्त्र है। ये तो सही है कि बंदूक एक शस्त्र है, बिल्कुल सही बात है। कोई गड़बड़ी है क्या इसमें? आप लोगों को क्या लग रहा है कि बंदूक एक शस्त्र नहीं है? बंदूक एक शस्त्र है ना? वेरी गुड। गलत है ये। शस्त्र और अस्त्र में अंतर समझो क्या होता है। एक है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। ठीक है, जिसको हाथ से चलाया जाए या हाथ से किया जाए वो कहलाता है शस्त्र, और जिसको फेंक के मारा जाए वो कहलाता है अस्त्र। जैसे बंदूक है तो बंदूक से गोली मारे तो गोली छूटी तब वहां लगी। ठीक है, जैसे भाला है तो भाला अगर फेंक के मारे तो भाला क्या हो गया? अगर भाला लेके अपने हाथ से ही कर दिए तो उस समय भाला क्या हो जाएगी? शस्त्र हो जाएगी। लेकिन अगर भाला फेंक के मारा, कोई भी चीज अगर फेंक के मारी जाती हो तो वो अस्त्र कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही रूप? इसका हो जाएगा बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। बंदूक एक अस्त्र है। ठीक है, यहाँ पे शस्त्र गलती था। शस्त्र क्या होती है? जिसको हाथ से चलाया जाए, जिसका प्रहार, जैसे तलवार है, तलवार को हाथ से लेके चलाते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी है, ये सब चीजें जो होती है। लेकिन जो जिसको हम फेंक के चलाते हैं, जैसे बंदूक से फेंक के चलाए, तीर है तो तीर क्या है? तीर एक शस्त्र है। ठीक है, तीर क्या होता है? सॉरी, तीर एक अस्त्र है, क्योंकि तीर छोड़ते हैं तब वहां जाके लगता है। तो ये अंतर समझा करो दोनों चीजों में। ठीक है, जिसे हम हाथ से चलाते हैं और हाथ से, जैसे कुल्हाड़ी है, तलवार है, तो तलवार कुल्हाड़ी क्या हो गई? तलवार कुल्हाड़ी से हो गई शस्त्र। लेकिन बंदूक है, ठीक है, तीर है, जिसको हम चलाते हैं या फेंक के ऐसे करके मार दिए तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है अस्त्र। तो बंदूक एक शस्त्र है नहीं, बंदूक एक अस्त्र है। चलो और देखो, 4 हो गई। 3, चौथा लिखिए। चौथा लिखिए इसमें, मुझे सफलता की आकांक्षा, ये आशंका थी। मुझे सफलता की आशंका थी। मुझे सफलता की आशंका थी, सही है या गलत है? मुझे सफलता की आशंका थी नहीं, मुझे सफलता की आकांक्षा, आशा थी। सही क्या हो जाएगा? सीधा सही होगा, मुझे सफलता की आशा थी। आशा थी, आशंका मतलब शंका होता है। मुझे सफलता की आशा थी, ये हुआ सही। छोटी छोटी शब्द जब गलत अर्थ देने लगे तो अनुचित शब्द प्रयोग बोलते हैं। और लिखिए नंबर 5, रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ है। रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ है। रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ है, सही है ना? क्योंकि वो त्रुटि है इसमें। सही क्या होगा? भारी भरकम नहीं, भरकम चट्टान थोड़ी है, पत्थर थोड़ी है वो। तो रेलगाड़ी में क्या हो जाएगा सही? इसका सही हो जाएगा, रेलगाड़ी में भीड़ है, भारी भरकम नहीं, रेलगाड़ी में भीड़ है। ये हुआ इसका सही रूप। कुछ पकड़ में आई कि कहाँ गलती हो रही है? भारी भरकम नहीं, भीड़। और बनाइए इसका उदाहरण, इसका ज़्यादा बनाइए। नंबर 6 में लिखिए उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा देवनागरी है। अरे उसकी भाषा देवनागरी है नहीं, ये गलत है। उसकी भाषा नहीं, उसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है, भाषा थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा? उसकी लिपि देवनागरी है। ये क्या हुआ?
ये हुआ अब सही। चलो और बनाओ। नंबर 7 लिखिए। आकाश में बादल चमक रहे हैं। सही है ये, इसमें गलती नहीं है। आकाश में बादल, सही है ना ये। आकाश में बादल चमक रहे हैं। आकाश में बादल चमक रहे हैं। इसको शुद्ध कीजिए तो, कि शुद्ध ही है। हो सकता है हम शुद्ध ही लिख दिए होंगे, आप लोग को अशुद्ध करना है। सही है। गधा कहीं का, बादल चमकता है जी कि बादल गरजता है? तारे चमकते हैं, बादल नहीं। क्या लिखा है? आकाश में बादल चमक रहे हैं। बादल, तो बादल चमकता है क्या कि ये बादल गरजता है? तो आकाश में बादल चमक रहे हैं, गलत हो गया ये। क्या हो जाएगा सही रूप इसका? आकाश में, आकाश में बादल गरज रहे हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं, ये हुआ सही। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? आकाश में बादल चमक रहे हैं नहीं, आकाश में बादल गरज रहे हैं। अब हुआ ये सही। और बनाइएगा, एक ठो बना लीजिए और 7 पूरा। इसमें और बना लीजिए, इसमें ज़्यादा बनवा दिए ना 7, कोई बात नहीं है, एक ठो और बनाइए इसमें। कृष्ण ने कंस की हत्या की। हो सकता है हम सही भी लिख दें, आप लोगों को भी बताना है। कृष्ण ने कंस की हत्या की। सही है। कृष्ण ने कंस की हत्या की। सही तो लग रहा है मेरी दृष्टि में। आप लोगों को क्या लग रहा है? कि आप लोग को लग रहा है गलत है? देख लीजिए। बताइए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। देखिए, हत्या की नहीं, अगर किसी दुराचारी के अंत से संसार में श्रेष्ठता, भाईचारा और शांति बना रहे तो वो हत्या नहीं, वध कहलाती है। ठीक है। हत्या का मतलब कि जिस किसी निरपराध को, निरपराध कोई व्यक्ति है वो इसी को मार डाला, वो हत्या कहलाती है। जानबूझकर जिससे संसार में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही थी उसको मारना हत्या कहलाता है। लेकिन अगर किसी दुराचारी के मरने से संसार में शांति होती है तो वो हत्या नहीं, वो वध है। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कृष्ण ने कंस का, कृष्ण ने कंस का वध किया। क्या किया? वध किया। ये हुआ अब सही। ठीक है। तो हम लोग वाक्य में त्रुटि देख रहे थे, और वाक्य में त्रुटि आज हम लोग कितने देख लिए हैं? वाक्य में त्रुटि आज हम लोग लगभग 4 प्रकार के देख लिए हैं। अन्य जो बचे हैं उसको हम लोग पिछली क्लास में देखेंगे। ठीक है। यानी अगले क्लास, पिछली क्लास में बोलते हैं, पिछले अगले क्लास में देखेंगे। और आज ये कौन सी क्लास है व्याकरण की? वाक्य की ये जो क्लास है ये तीसरी है। तो अब चौथी क्लास में जो बची हुई है उसको देख के इसको समाप्त ही कर देंगे, तब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।